ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम जंग जारी है जीत तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के ओएसडी रह चुके डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी से कुंवर बहादुर सिंह की बातचीत, जिसका विषय है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गांधी जी की प्रासंगिकता। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कुंवर बहादुर सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप भारतीय गणराज्य के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के ओएसडी रह चुके हैं। आपने पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के संपादक के रूप में भी कार्य किया है और 16 पुस्तकों का संपादन किया है। आपने खुद भी 30 किताबें लिखी हैं। आपने राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर आधे दर्जन से ज्यादा किताबें एडिट की हैं और पब्लिश की हैं। आपने एमए और एमफिल किया है नॉन वायलेंस एंड पीस स्टडी में और आप इसमें डबल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। आपने पीएचडी किया है इसी क्षेत्र में और आपको 1997 में पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क, केंद्रीय शैक्षणिक नियोजन एकांश और आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली की तरफ से आकाशवाणी के 52 केंद्रों से प्रसारित धारावाहिक तिनका तिनका सुख के लिए संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको 2011 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा क्रिएटिव राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था और हाल ही में आपको गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के यूजीसी एचआरडीसी के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी की, और जो वर्तमान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडी सेंटर के एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत नमस्कार कुंवर जी, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपको पहले तो जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका। सर, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके कार्यों के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में कि किन किन कार्यों के लिए आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये गांधी नोबेल शांति पुरस्कार मुझे गांधी जी के ऊपर कार्य करने पर दिया गया है। जी। एक्चुअली गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। जी जी। और वह पुस्तक 1909 में उन्होंने लिखी थी। जी। और 2009 में उसका शताब्दी वर्ष मनाया गया और इस अवसर पर मैंने गांधी जी के हिंद स्वराज को लेकर 3 पुस्तकों का संपादन और लेखन कार्य किया। जी। जिसमें हिंद स्वराज शताब्दी विमर्श ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई। जी। और हिंद स्वराज अहिंसक क्रांति का दस्तावेज समकालीन प्रकाशन से, और हिंद स्वराज अ चार्टर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम विदिन, जी, यह पुस्तक अकादमी एक्सीलेंस से प्रकाशित होकर आई। जी। इसके अलावा भी मेरे जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्य रहे हैं, जी, जिसमें पानी डॉट सेव दी वाटर, ये मैंने महाराष्ट्र में एक आंदोलन के रूप में चलाया। जी। जिसके तहत मैंने ये कोशिश की कि जहाँ जहाँ भी मैं पहुँच सकूं वहाँ पर एक कुआं और तालाब बनाने के लिए प्रेरित करूं। जी। उसके अलावा मैंने किसान आत्महत्या के काम की। जी। किसान आत्महत्या जब हो रही थी विदर्भ एरिया में, तो मैं उस समय एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, जी, जी, सुसाइड ऑफ पीजेंट इन विदर्भा समझ। और उस दौरान मैंने विदर्भ के सभी जिलों का दौरा किया। जी। और जहाँ भी किसान आत्महत्याएं हो रही थी उनके तमाम मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को जानने समझने की कोशिश किया। जी। और उन एरिया में किसान आत्महत्या क्यों हो रही है, उनका बचाव कैसे हो सकता है, उनके बीच में अवेयरनेस कैसे आ सकती है, इसको मैंने काम किया। और एक गांव था डोरली, जिसमें लोगों ने इश्तहार लगा रखा था कि हम बिकना चाहते हैं, ये गांव बिकना चाहता है। तो इश्तहार का मतलब ये था कि एक तरीके से उनका एक आंदोलन था और प्रतिरोध की संस्कृति थी कि हम इस हालत में पहुंच चुके हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी। और इसलिए हम बेबस हैं और हमें बिकना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने इश्तहार लगा रखा था। और एक इसी तरीके से एक जिले में किडनी बेचने के लिए इश्तहार लगाया गया था। जी। तो किसानों की तरफ से एक प्रतिरोध चल रहा था और मैं उस समय बिल्कुल इस चीज को लेकर बहुत व्याकुल था कि किस तरीके से किसान आत्महत्या रोकी जाए या इनके संदर्भ को किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। तो इसको लेकर के मैं काफी सक्रिय हुआ
उसके अलावा मैं 97-98 में जो आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव रहा और उससे धारावाहिक दहली, तिनका तिनका सुख और ये कहाँ आ गए हम, जी उस दौरान मैंने गांव में काम किया। इन सारे परिप्रेक्ष्यों को लेकर के लोगों ने मुझे काम किया होगा। मुझे नहीं पता है कि नॉमिनेशन कहाँ से हुआ और मुझे यह पुरस्कार कैसे दिया गया, जी लेकिन अगर मेरे कार्यों का मूल्यांकन हुआ और मुझे पुरस्कार मिला जी तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी और इसके लिए गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरे जो जितने फॉलोअर्स लोग हैं उनको भी इस बात को लेकर खुशी और मुझे बहुत देश भर से बहुत बधाइयाँ मिली, तो जी बिल्कुल बेहद खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। जी। आकाशवाणी बरेली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस पुरस्कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जैसा कि आपका बहुत सारा कार्य रहा है और आपको ये पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, तो जैसा कि वर्तमान में एक नकारात्मक माहौल है कोरोना वायरस का और पूरा विश्व इससे घिरा हुआ है, और अभी जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं वो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हैं, वो भी उस पर जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी का जो जीवन है कितना प्रासंगिक है वर्तमान समय में? महात्मा गांधी तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे जी और जैसे इस समय जो कोविड-19 का प्रश्न है जी, ये बहुत ही मौजूद सवाल है और मेरे दृष्टि से पूरी दुनिया की बात हम करें जी जी, तो कोरोना वायरस से सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। इसमें हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डैमेज हुई है जी और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे अर्थतंत्र पर पड़ा है। जी, भारत उससे अछूता नहीं है और ऐसे समय में जब स्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं है जी तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कदम उठाया जी या जो भी अवेयरनेस पैदा किया अपने संबोधनों के माध्यम से या मन की बात करके, जी मैं उसकी सराहना करता हूं। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि हर भारत का बच्चा आत्मनिर्भर बने, उसके हाथ में खुद की स्किल्स के जरिए उसको 2 पैसे की आमदनी हो। जी जी, ये बहुत अच्छी पहल है और निश्चित रूप से जो हमारे भारत सरकार की पहल है जी यह एक दिन रंगत लाएगी। जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं गांधी जी के बारे में बताऊं तो गांधी जी अपने समय में मैं उनके जब तमाम आख्यानों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो आत्मनिर्भर जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम थे गांधी जी के, जी तो उसके जरिए ही उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया था। जी, आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था कि भारत के तमाम गांवों में चरखा महिलाएं बुनती थी, काटती थी और उससे सूत जो तैयार होता था, उन सूत के जरिए अच्छे से अच्छे हमारे जो परिधान है वो बनाए जाते थे। लेकिन समस्या इस बात की है कि धीरे धीरे चीजें टूटती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चरखा आ गया, लेकिन उसका जो फैलाव पहले था गांव गांव में जो एक आंदोलन के रूप में चरखा और खादी को लेकर के लोग उत्सुकता थी और उसके प्रति उसको लेकर के लोग आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना चाहते थे, वह चीजें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के विकास से थोड़ा कम हुआ है। इससे हमें इस तरीके के कार्यों को प्रसारित करना पड़ेगा जिससे लोगों के हाथ में काम हो और उससे पैसों की आमदनी हो और जीवन का निर्वाह हो सके। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे युवा हैं और जो हमारा पूरा समाज है आत्मनिर्भर बने, ताकि जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर वो थोड़ी कम हो सके। यहाँ पे जब हम दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे ये भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ भी हमारी जो कुछ परिस्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण रही हैं अभी वर्तमान समय में। तो ऐसे में जब एक तरफ कोरोना वायरस का नकारात्मक माहौल है, एक तरफ जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो संबंध है वो भी कुछ सही नहीं है, तो ऐसे में कैसे एक व्यक्ति आशावादी रह सकता है, कैसे एक उज्जवल भविष्य की ओर वो देख सकता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसको मैं 2 पार्ट में बताना चाहूंगा। पहली बात तो कोरोना। जी जी, कोरोना की स्थिति ये है कि आज की डेट में ये 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं भारत में जी, और इसमें अभी जो स्थितियां मुझे लगती हैं कि एक बार और लॉकडाउन लगना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पर अपनी सुरक्षा का जिम्मा ले। इसके लिए जरूरी यह है कि मास्क लोग लगा नहीं रहे हैं, जी बिल्कुल, भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं जी, तो ऐसी स्थिति में हम बच नहीं सकते हैं। तो जो डॉक्टर हमारा
सलाह दे रहा है जी या जो हमारी सरकार सलाह दे रही है उसका कम से कम हमें पालन करना चाहिए। जी मास्क जरूर लगाएं, हर व्यक्ति मास्क लगाए, जी इससे तो बचाव हो सकता है। तो जितना एहतियात है उसको तो हम कम से कम बरतें, ये नहीं हो पा रहा है। जी तो इसके लिए तो मेरी सभी से अपील है कि भारत सरकार जो हमारे साथ हमारे सुरक्षा के लिए जो भी गाइडलाइंस तैयार की है उसके आधार पर हम अपने जीवन को ढालें। जी और दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि पड़ोसी मुल्क की, जी तो पड़ोसी मुल्क से कभी घबराना नहीं चाहिए। जी संबंध में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जी हाँ, हिंसक कार्यवाही जो हुई है वो गलत है और हिंसा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। जी भारत सरकार चीन सरकार से कंटिन्यूअस डायलॉग स्थापित किए हुए हैं। जी कुछ डिप्लोमेसी होती है, कुछ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है। तो इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगी कि जिससे हमारे बीच में जो कड़वाहट है वो समाप्त हो सके। जी दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो पड़ोसी मुल्कों के साथ जब भी कोई तनाव पैदा होता है जी तो निश्चित रूप से उससे बच्चा प्रभावित हो जाता है, वो बिल्कुल, तनाव में आ जाता है। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने जीवनचर्या को उसी तरीके से बनाए रखें, जी पेशेंस रखें और यह मान करके चलें कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। जी जी लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने को स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर की कोशिश करें, जी। ताकि हर व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर हो सकेगा तो हमें पड़ोसी मुल्क के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जी इसके लिए हम तो भारत सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि जिन ऐप्स को लेकर के हम चाइना पर पाबंदी लगा रहे हैं जी वो पाबंदी तो लगाई जाए, ठीक है, लेकिन जी। अपने देश में जो होनहार युवक हैं जो जी, टेक्नोलॉजी में जी। अच्छा विश्वास रखते हैं और उनका हुनर भी है, तो जी। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें सरकार। जी। और हमारे देश में खुद ऐसे ऐप्स तैयार हों, जी बिल्कुल हमारे यहाँ जी खुद माल इस तरीके से तैयार हों, तो ऐसी स्थितियां नहीं आ पाएंगी कि हम दोहरी स्थिति में रहेंगे कि नहीं हम प्रतिबंध लगाएं कि न लगाएं, जी क्या करें क्या न करें। जी ये सारी चीजें हैं, जी लेकिन उज्जवल भविष्य भारत का हमेशा है। जी भारत बिल्कुल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जी इसे कोई भी दुनिया का मुल्क हरा जी, नहीं सकता है, जी। क्योंकि हम लोग आत्मजयी हैं और आत्मजयी रहेंगे। जी हम भी आशा करते हैं कि जो हमारे संबंध हैं पड़ोसी देश से वो भी धीरे धीरे शांत हों, धीरे धीरे सही पटरी पर आएं। और जैसा कि आपने युवाओं की बात की और आपने बात किया तनाव के बारे में, तो इस समय जो आत्म संयम है, जो नियंत्रण है, वो बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी जी भी थे वो आत्म संयम के बारे में काफ़ी जोर देते थे और एक जो नियंत्रित और अनुशासित जीवन है उसके बारे में काफ़ी वो पहल करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप श्रोताओं से कि किस तरीके से वो आत्म संयम रह सकते हैं और इस कोरोना महामारी के समय में कितना ज़रूरी है आत्म संयम? आत्म संयम तो जीवन भर जरूरी है। जी अनुशासन, आत्मानुशासन जो है वो जीवन भर जरूरी है, चाहे लॉकडाउन रहे या अनलॉक रहे जी या कोई और दूसरी परिस्थिति आए। यदि हम जीवन में आत्म संयमी नहीं है जी तो हम सही तरीके से अपने जीवन को जी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और दूसरे के समस्याओं का कारण बन सकते। तो इसके लिए तो जैसे गांधी जी ने जो आत्म संयम पर बातचीत की थी, जी उन्होंने एकादश व्रत के लिए बातचीत की थी। तो एकादश व्रत तो ठीक है, जी। लेकिन जीवन में आत्म संयम हर एक व्रत के लिए महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति को जीवन में संयम बरतना चाहिए। जितना संयमी होगा उतना ही जीवन उसका शुद्ध, सात्विक और स्वच्छ निर्मल होगा। जी लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका मन पर नियंत्रण हो। मन जी, पर जी, नियंत्रण नहीं बिल्कुल, है जी तो बुद्धि पर नियंत्रण नहीं हो नहीं सकता है। जी और बुद्धि और मन के नियंत्रण से ही आत्म संयम बनता है। जी तो इसके लिए योग की आवश्यकता होती है। तो कोरोना काल में तो लोगों को योग को करना ही चाहिए। अपने घर में रह करके योग करें, संयम बरतें जी और यह कोशिश करें कि चाहे लॉकडाउन हो चाहे अनलॉक हो, जी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हम संयम के साथ ही आगे बढ़ें। जी बिल्कुल इसी माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी संयमी बना सकते हैं। उनके भीतर भी इस तरीके की जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे तो क्या बन पाएंगे। जी तो संयम तो बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। जी तो हम तो श्रोताओं से अपील करना चाहेंगे कि मित्रों, आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, जी कुछ पाना चाहते हैं, तो संयम के साथ ही पा सकते हैं। जी बिल्कुल
कोरोना पर भी अगर हमें विजय पानी है तो निश्चित रूप से संयम आपको सहयोगी साबित होगा। जी, क्योंकि अगर आत्म संयम होगा तभी आप घर से बाहर कम निकलेंगे और जो ये बीमारी है इससे कम ग्रसित होंगे, और जो एक लड़ाई हमने छेड़ी है कोरोना वायरस के खिलाफ उसमें वो अहम भूमिका अदा कर पाएंगे। अब ये लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं है, एक्चुअली ये लड़ाई अपने ही खुद, जीवन जी बिल्कुल जी खुद के ठीक है। साथ। जी अगर हम अपने जीवन को लंबे समय तक जीना चाहते हैं जी तो हमें खुद जितना भी हमारे भीतर की इस तरीके की बुराइयां हैं जी कि हम जरूरतों के पीछे भागते हैं, जी जो हमारे भीतर की लालच है जो हमें भगाती है, जी जी उसका नियंत्रण करें। जी बिल्कुल। तो ये लड़ाई तो खुद के साथ है। जी, वर्षों से जो हम प्रकृति का दोहन करते आए हैं वो ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि जो प्रकृति है वो हमसे कोरोना वायरस के रूप में बदला ले रही है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो हमारा जीवन है वो नियंत्रित हो और जो प्रकृति का दोहन है वो बहुत कम से कम हो, ताकि एक स्वस्थ वातावरण में और स्वस्थ प्रकृति में हम लोग जीवन यापन कर सकें। और जैसा कि आप खुद भी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के यूजीसी एचआरडीसी के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, तो थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल का नकारात्मक माहौल है उसमें हमारी शिक्षा नीति कैसी हो जिससे कि हमारा जो भारत है एक उन्नति के पथ पर अग्रसित हो सके। देखिए कुंवर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केवल भारत के लिए मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा जी जी क्योंकि भारत के लिए ये हमारी बात नहीं होनी चाहिए। हम तो दुनिया भर की बात करते हैं। जी दुनिया भर की बात हम यूँ कर रहे हैं क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है साझा जिम्मेदारी वैश्विक एकजुटता। जी तो इसमें उन्होंने यह कोशिश की है कि हम किस तरीके से ग्लोबल रूप से एक साथ जुड़ सकते हैं। जी तो शिक्षा पद्धति जो हमारी है और जिस तरीके की हमारी स्थितियां आज की कोरोना वायरस के बाद की हैं, जी उससे केवल भारत नहीं जूझ रहा है, दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं। जी आपको बताना चाहूंगा कि 165 देशों में स्कूल विश्वविद्यालय सब बंद हैं। जी अब बिल्कुल। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। जी 165 देश और सारे स्कूल कॉलेज सबके बंद हैं, जी शिक्षक अपने घर में है, बच्चे अपने घर में हैं, जी तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। जी 152 करोड़ से अधिक बच्चे और युवा हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं जी जी और 6 करोड़ 2 लाख शिक्षक कक्षाओं से दूर हैं। जी तो जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप की गई है जी वो दूर क्यों है, उसके कारण ही है कि हमारे जो आईसीटी से जो हमारे संपर्क हैं वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाए। बहुत सारे देश जो हैं उनके यहाँ बिजली की समस्या है, जी उनके यहाँ इंटरनेट की समस्या है और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको इंटरनेट अभी भी चलाना नहीं पता, जी कंप्यूटर से वो फ्रेंडली नहीं है। जी तो ऐसी स्थिति में हम जो बच्चों के भविष्य के साथ जी जो उनकी साथ जो समस्याएं हैं उसको देख रहे हैं, जी तो मुझे लगता है कि अभी तो स्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं है जी और हमें एक बड़े स्तर पर जी दुनिया के तमाम शिक्षाविदों के साथ एक कोलैबोरेशन करके काम करना पड़ेगा। जी भारत भी उसमें शामिल है। भारत के जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने कोशिश की है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके और तमाम ऐप्स के जरिए बच्चों तक पहुंचे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गांव में, आदिवासी इलाके में, रिमोट एरिया में और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बिजली अभी नहीं है, जहाँ पर वाईफाई नहीं सुविधा है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में हम अपनी एजुकेशन को नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत जटिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो इसलिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यूनिसेफ का जो अलायंस है दुनिया भर से, उसने खुद ये चिंता जाहिर की है और भारत सरकार को निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर इससे लड़ने की जरूरत है कि हमारे बच्चे किस तरीके से शैक्षिक सहभागिता करें। ये महत्वपूर्ण है। जी, चुनौतियां बहुत हैं लेकिन हमें इसमें से कोई एक रास्ता निकालना होगा ताकि हमारा जो युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित रह सके और जो हमारा देश है वो उन्नति की ओर अग्रसित हो। सर, आखिर में चलते चलते हमारे श्रोताओं से, जो भी आकाशवाणी के श्रोता हैं, जो पूरे बरेली के श्रोता हैं, जो पूरे भारत के श्रोता हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रोता जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं वो सकारात्मकता को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी पहल तो मेरी यही है। दूसरी बात मैं कोरोना को लेकर के कहना चाहूंगा
कि आत्म संयम रखने से कोरोना कभी भी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है, जी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। जी इसलिए आत्म संयम का पालन करें। जी आत्म संयम का अर्थ ये है कि कम से कम घर से बाहर निकले, जी किसी भी अवसाद में न जाएं, किसी से तनाव मोल न लें, किसी से झगड़ा न करें। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर घर से बाहर निकलना ही पड़ता है जी तो मास्क जरूर लगाएं। अपने शिक्षा को स्वाध्याय के जरिए और समृद्ध बनाने की कोशिश करें। जी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए कोई न कोई ऐसे विकल्प का तलाश करें जो उनके जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति दिला सके। जी तो इसके लिए जरूरी ये है कि वह अपने बड़ों का अनुसरण करें, जी अपने माता पिता से बिल्कुल मित्रवत बातचीत करें, अपने शिक्षकों से जुड़े रहें। जी और जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं है जी उनकी हमें जरूर चिंता है। जी जहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, उनकी हमें जरूर चिंता है। जी तो उसके लिए मैं भारत सरकार से जरूर अपील करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जी और वहाँ पर बिजली की सुविधा और ऑनलाइन फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारे जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं जी वो शिक्षा से जुड़ सके और उनका भी जीवन प्रकाशमान हो सके। जी सर, जो आपने बातें बताई हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रेरणादायक हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जो एक अंधकार का माहौल है, जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, उससे हम जल्द ही बाहर निकल कर आएंगे और जो हमारा भारत देश पहले था उसी ओर हम फिर से अग्रसित होंगे और फिर से एक उन्नति के पथ पर हम चल पड़ेंगे। सर, आपका आकाशवाणी बरेली को समय देने के लिए, आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत जिसमें डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे कुंवर बहादुर सिंह, जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गांधी जी की प्रासंगिकता।